जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के स्पेशल फोर्सेस के लिए अमेरिका से ली जाएंगी कुछ खास मशीन गन्स। पूर्व लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी एयरबॉर्न एक्सरसाइज। इस महीने के अंत से पहले INS वेला को इंडियन नेवी की सर्विस में किया जाएगा कमीशन। टेस्ट के दौरान अग्नि 5 मिसाइल को ट्रैक करने के लिए पहली बार इस्तेमाल की गई थी भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव। और इस साल पहली बार BSF अपने रेजिंग डे को सेलिब्रेट करेगी बॉर्डर एरियाज पर। टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस के लिए अमेरिका से करीब 716 यानी कि 716 जनरल पर्पस मशीन गन्स खरीदी जाएंगी और इन मशीन गन्स को फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के माध्यम से करीब 400 करोड़ रुपए की कीमत पर लिया जाएगा। और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये भारत और अमेरिका के बीच एक डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है और इन वेपन्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ भी सकती है। और बाकी इन हथियारों की खरीद को मंजूरी डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार की अध्यक्षता में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की अगली मीटिंग में दी जा सकती है। और अगर नेसेसरी होता है तो फिर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली DAC की मीटिंग में भी इसको क्लियरेंस दिया जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि भारत के स्पेशल फोर्सेस के लिए अमेरिका से आखिर कौन सी वाली जनरल पर्पस मशीन गन्स ली जाएंगी। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो जनरल पर्पस मशीन गन्स होती हैं उनमें लाइट और मीडियम कैटेगरी के मशीन गन्स आती हैं जिनका इस्तेमाल कई अलग अलग टैक्टिकल रोल्स में किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि भारत और इजराइल के बीच नेगेव लाइट मशीन गन्स को लेकर भी डील साइन हुई है। और अब अमेरिका से किस तरह की जनरल पर्पस मशीन गन्स ली जा रही है तो इसके बारे में अगर कोई अपडेट आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और बाकी अगर बात करें इसके US ऑप्शंस की तो फिर इसमें कई अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं जैसे कि MK48, M60 और M240। और बाकी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका से जो ये मशीन गन्स ली जाएंगी ये जम्मू कश्मीर में तैनात भारत के स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को काफी मददगार साबित होंगी। आज पूर्व लद्दाख में नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरबॉर्न ट्रूप इंसर्शन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड भी शामिल थी। और सोर्सेज के मुताबिक ये एक्सरसाइज इंडियन मिलिट्री की रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट मैनवर्स को वैलिडेट करने के लिए कंडक्ट की गई थी। और इस एक्सरसाइज के दौरान 14,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर इंडियन ट्रूप्स को ड्रॉप जोन में इंसर्ट किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान स्पेशलिस्ट व्हीकल्स और मिसाइल डिटैचमेंट्स के साथ जो प्री एक्लेमेटाइज्ड ट्रूप्स थे उन्हें C-130 और AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट से 5 अलग अलग माउंटिंग बेसिस से इंटर थिएटर मूव को वैलिडेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी किया गया था। और ये जो एक्सरसाइज है इस बात को दर्शाती है कि लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर भी इंडियन मिलिट्री बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करने में सक्षम है। और इस तरह की एक्सरसाइज के माध्यम से किसको एक खास संदेश दिया गया है इसके बारे में तो शायद हमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से एक बयान देखने को मिला है जिसमें उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को सतर्क रहने और विवादित सीमाओं और तटीय क्षेत्रों में साल भर तैनात रहने की आवश्यकता है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जो कि वर्तमान समय में अपने दूसरे समुद्री परीक्षण से गुजर रहा है तो इसको लेकर अभी हाल ही में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से एक बयान देखने को मिला है जिसमें उनका कहना था कि भारत का जो ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है ये इंडियन नेवी को भारत के राष्ट्र हितों के लिए किसी भी जगह से ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देगा। उनका कहना था कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क फोर्स है वो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी जो पावर है बहुत ज्यादा मायने रखती है। उनका यह भी कहना था कि भारत ऐसी नौसेना नहीं चाहता है जो केवल तट तक ही सीमित हो और इसलिए हमें कहीं से भी संचालन करने में यानी कि हमें कहीं से भी ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए जहां भारत का राष्ट्र हित हो और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमें यही क्षमता देता है। और उनका ये भी कहना था कि INS विक्रांत के जो समुद्री परीक्षण है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं और इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने शॉर्ट ड्यूरेशन में 100% पावर को परफॉर्म करके दिखाया है। और बाकी अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहता है तो अगले साल अगस्त के महीने तक INS विक्रांत इंडियन नेवी के सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। और बाकी समुद्री परीक्षणों के दौरान INS विक्रांत के कुछ एंड्योरेंस ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं जिसमें इसकी कई सारी मैन्यूवरिंग टैक्टिक्स को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जो भी भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था तो इस परीक्षण के दौरान पहली बार मिसाइल को ट्रैक करने के लिए भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव का भी इस्तेमाल किया गया था। और बाकी अगर आप उनमें से हैं जिन्हें भारत की इस पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव के बारे में नहीं पता है तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि इस INS ध्रुव पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने डिफेंस इनसाइट चैनल पर इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल्स पर एक बहुत ही खास वीडियो बनाई है जिसमें हमने इस बारे में बात करी है
कि मिलिट्री की दुनिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉसिबल हैं या नहीं और इस फील्ड में भारत का क्या स्टेटस है। तो इस डिफेंस अपडेट के बाद हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखना ना भूलें। कलवरी क्लास की 34 सबमरीन INS वेला को इस महीने के अंत से पहले इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जाएगा और 28 अक्टूबर को जो विशाखापट्टनम क्लास की पहली स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम इंडियन नेवी को डिलीवर की गई थी, तो इस वॉरशिप को भी 18 नवंबर को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किए जाने की संभावना है। और नेवी ऑफिशियल्स के मुताबिक विशाखापट्टनम क्लास की जो बाकी के डिस्ट्रॉयर्स हैं यानी कि INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल और INS पोरबंदर, तो इन्हें भी 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि जो ये विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर है इसमें ऐसे कई सारे अत्याधुनिक हथियार और इक्विपमेंट लगाए जाने हैं जो कि अधिकतर भारत में ही बनाए गए हैं। तो अब इसी के बारे में एक रिपोर्ट यह है कि MRSAM और ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा इसमें स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर्स भी लगेगा, स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया एंटी सबमरीन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर भी इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही इसमें BHEL द्वारा बनाई गई 76 mm की सुपर रैपिड गन माउंट भी रहेगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तालिबान को लेकर एक बयान देखने को मिला है जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान की वजह से डिस्टर्ब फील कर रहे हैं और अगर तालिबान भारत की तरफ मूव करता है तो फिर इसके लिए हमारे पास एयर स्ट्राइक तैयार है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से तालिबान को लेकर इस तरह के बयान आना काफी लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर हो सकता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि BSF इस साल अपने 57th रेजिंग डे को पहली बार राजस्थान में जैसलमेर के बॉर्डर एरिया के पास सेलिब्रेट करने वाली है और संभावना है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि BSF हर साल 1 दिसंबर को अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करती है क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को ही BSF को स्थापित किया गया था और BSF जो कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये वर्तमान समय में दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी है। G20 लीडर्स द्वारा FATF के लिए अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की गई है और उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि फाइनेंशियल मार्केट में विश्वास बनाने के लिए टेरर फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन से निपटने के लिए किए गए उपायों का इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना जरूरी है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि G20 लीडर्स में भारत के प्रधानमंत्री भी आते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें भारत ने COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से पहले एक बार फिर से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में अपनी सदस्यता के लिए नए सिरे से दावेदारी पेश की है और भारत का ये भी कहना था कि जलवायु और विकास लक्ष्य एनर्जी ग्रुप में भारत के प्रवेश के साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि भारत ने सबसे पहले मई 2016 में इस एनर्जी ग्रुप में अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया था और इसके लिए भारत को अधिकतर देशों का समर्थन मिला भी है, लेकिन चीन जैसे एक आधा देश हैं जो एनर्जी ग्रुप में भारत की मेंबरशिप पर रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब क्लाइमेट गोल्स के साथ भारत एक बार फिर से एनर्जी ग्रुप में अपनी मेंबरशिप के लिए पेशकश कर रहा है और अगर भारत इस एनर्जी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। और बाकी एनर्जी ग्रुप क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं तो इस पर हमने डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप क्विक डिफेंस अपडेट्स पाने के लिए हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।